हेलो हेलो। और अभी ठीक हुई है। हेलो। अब बात आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही है। ठीक है, चलो ठीक है। क्लास शुरू करें। अच्छा जी, कल हमने कुछ बातें की। स्टार्ट करते हैं। कल हमने बातें की थोड़ी सी कि भाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, इनके काम क्या है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये बारे में हमने बातें की। करने का प्लानिंग करती है, रूल है, इनका डिसीजन मेकिंग है, जैसे पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है, कंसेप्ट के लिए। फिर हमने जो है बजट की बात की, फोरकास्ट की बात की, लिमिटेशंस की बात की, लिमिटेशंस क्या क्या है और उनके काम क्या क्या है। अब थोड़ा सा जो है ना हम आगे चलते हैं और आगे बात करने लगे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन।
कॉस्ट क्लासिफिकेशन है क्या? कॉस्ट क्लासिफिकेशन बोलते हैं कि हम एक कॉस्ट को कितने नजरियों से देख सकते हैं, कॉस्ट को कितने नजरियों से देखना है, ठीक है ना? हम कॉस्ट को कितने नजरियों से देख सकते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि कॉस्ट किन नजरियों से देखा जा सकता है। तो बेसिकली हम कॉस्ट को चार डिफरेंट नजरियों से देख सकेंगे, ठीक है? दैट इज नंबर वन, हमारे पास एक एलिमेंट है, एक फंक्शन है, एक नेचर है और एक बिहेवियर है। अब समझना ये है कि देखें, ठीक है ना? तो इसके अंदर उसने क्या कहा, कॉस्ट क्लासिफिकेशन क्या है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड यूजिंग मोर देन वन कैटेगरी। कॉस्ट को एक से ज्यादा तरीकों से देख सकते हैं। दिस इज बिकॉज डिफरेंट कॉस्ट क्लासिफिकेशन लुक एट द कॉस्ट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। हर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है उसके अंदर, हर कोई अपने तरीके से उसको देख रहा है, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल फ्यूल फॉर अ डिलीवरी वैन माइट बी क्लासिफाइड बाय फंक्शन, बाय बिहेवियर और बाय नेचर। हर नजरिए से देख सकते हैं। तो हमने देखना है कि कौन सा बंदा है जो इसको देख रहा है, तो वो किस नजरिए से इसको देखेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में बेसिकली हमने यहाँ पे बात करनी है कि क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमारे हो सकती हैं। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमारे पास है, ठीक है? अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो तीन एलिमेंट्स है मेरे पास। वन इज मटेरियल, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज एक्सपेंसेस। नंबर वन मेरे पास क्या आ गया, मटेरियल आ गया। नंबर टू मेरे पास क्या आ गया, लेबर आ गई। और नंबर थ्री मेरे पास क्या आ गया, एक्सपेंसेस। तो एक तो मैं बाय एलिमेंट देख सकता हूँ, तीन तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस। मटेरियल क्या है, सिंपल सी बात है, वो चीज जिसको मैं प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरा मटेरियल, ठीक है? अब लेबर कौन है, जो उस मटेरियल पर काम कर रही है, या कोई और लेबर भी है जो काम करे। लेबर वो है जो काम कर रही है। अब लेकिन लेबर को लेबर होने के लिए हम तीन बातों का जिक्र करेंगे यहाँ पर। अगर वो तीनों फैक्टर मुझे किसी लेबर में नजर आए तो फिर मैं कहूंगा कि ये मेरी लेबर है। लेकिन अगर मुझे उन तीन में से कोई एक भी पर्सपेक्टिव नजर ना आया तो फिर मैं उसको अपनी लेबर लेकर कैसे, ये सबसे जरूरी बात है। पहली चीज क्या है लेबर के लिए, कि लेबर जो भी हो वो आपका एम्प्लॉय होना चाहिए, कंपनी का एम्प्लॉय हो, ठीक है? कंपनी का क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय। उसके अच्छा, एम्प्लॉय है, ठीक है। अब एम्प्लॉय क्या कर रहा हो, आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा हो, सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है? तो सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। और थर्ड, उसके बदले आप उसको कुछ पैसे भी दे रहे हो, ठीक है? कंसिडरेशन भी पे कर रहे हैं, उसके बदले आप उसको कुछ दे रहे हैं। अगर ये तीन चीजें आपको किसी में दिखाई देंगी तो आप उसको लेबर कहोगे, अदरवाइज वो लेबर की डेफिनेशन में पूरा नहीं होने वाला, ठीक है? लाइक फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ जी मेरा ऑफिस है, मेरे ऑफिस का एसी खराब हो गया, ठीक है? अब एसी खराब हो गया ना, तो एसी ठीक कराने के लिए मैंने एक बंदा बुलाया। वो आया, उसने मेरी जो ऑफिस का एसी है उसको ठीक किया और ठीक करके पैसे लेके चला गया। अब इस सिचुएशन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि क्या उसने मुझे सर्विस प्रोवाइड की है? तो यस, वो आया, मेरे एसी ठीक किया, उसने मुझे सर्विस प्रोवाइड की थी। क्या उसने उसके बदले कंसिडरेशन ली? तो यस, वो मेरे से पैसे लेकर गया है उसके बदले। तो बिल्कुल ये वाला पार्ट भी था, लेकिन क्या वो मेरा एम्प्लॉय था?
नहीं, मेरा एम्प्लॉय नहीं था। तो अगर वो मेरा एम्प्लॉय नहीं था, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वो मेरा एम्प्लॉय नहीं है फिर वो मेरी लेबर भी नहीं, ठीक है ना, तो फिर मैं उसको अपनी लेबर में काउंट नहीं कर। फिर और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। एक आपका एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय आपका है और वो आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहत हुई जिनकी वजह से वो छुट्टी पे चला गया, ठीक है, अब वो छुट्टी पे गया हुआ है और छुट्टी भी करो, ठीक है। अब एम्प्लॉय वो आपका था, सर्विस कंसिडरेशन आप उसको पे कर रहे थे, लेकिन उसने आपको सर से सर्विस प्रोवाइड नहीं की, एक्सीडेंट हो गया या मैटरनिटी लीव पे चला गया, जो भी रीजन है, तो उस अरसे के लिए जितने अरसे तक वो एम्प्लॉई छुट्टियों पे रहा और उसने आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, तो आप उसको एज अ लेबर काउंट नहीं कर सकते हैं। तो मटेरियल में क्या कहती है, मटेरियल की वो जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास मटेरियल है। लेबर के लिए हमने कहा 3 शर्तें होनी चाहिए, अगर तीनों शर्तें पूरी होगी तो मेरी लेबर है। और एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, वो क्या है कि जो मेरा मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, तो तमाम चीजें एक्सपेंसिव, ठीक है ना। तो हमने क्या कहना है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यही मैं अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरफ चला जाऊँ, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो लेबर भी एक्सपेंस है, मटेरियल भी एक्सपेंस है, तो उसको मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखता हूँ, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को तो मैं एक्सपेंस ट्रीट करता हूँ, ठीक है। उसके मैंने अगर मैंने एक्सपेंस ट्रीट करना है तो वो वहां पे करना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज डिफरेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिफरेंट। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने लेबर और मटेरियल को अलग कर देना है। तो ये अगर मैं फाइनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा ये तीनों चीजें मेरे एक्सपेंसेस में ही काउंट होंगी, लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, तो फिर मैं काउंट करूंगा कि मटेरियल और लेबर, इनके अलावा जो बाकी खर्चे हैं, ठीक है, वो मैंने एक्सपेंसेस में काउंट किए। ठीक होगी ना बात, तो ये वाली बात क्लियर है, इसमें कोई मसला? क्या है, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमने कहा जी क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट है। फिर क्या आ गया, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। हमारे फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है, इनको भी हम आसान लफ्जों में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि भाई मैं आसानी से बात समझ, लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। क्लासिफिकेशन फंक्शन बाय फंक्शन के अंदर दो चीजें आएंगी, एक प्रोडक्शन कॉस्ट और एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब इसको समझना है, देखो, आमतौर पे प्रोडक्ट कहाँ पे बनता है, हम उसकी बात करते हैं। तो प्रोडक्ट में आमतौर पर जो बनाता हूं, वो मैं बनाता हूँ अपने फैक्ट्री में। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्ट बनता है और हम वो बातें करेंगे आमतौर पे जो होता है, ठीक है। कोई एक्सेप्शन केस निकलेगा तो एक्सेप्शन केस को जिक्र नहीं करेंगे, एक्सेप्शन केस जो है वो अलग है, हम एक्सेप्शंस यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं वो किस बेस पे है, जो जनरल पॉलिटी, तो जनरल पॉलिटी के बेस पे, ठीक है, एक्सेप्शन केसेस ठीक है। तो हमने कहा जी प्रोडक्ट आमतौर पे कहाँ बनता है, फैक्ट्री के अंदर। तो फैक्ट्री में क्या बनेगा, प्रोडक्ट। और फैक्ट्री में जब प्रोडक्ट बन जाएगा वो रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद फैक्ट्री से बाहर चला जाएगा, किसके लिए, बिकने के लिए। तो सेल कहाँ पे होगा, फैक्ट्री के बाहर। तो हम दो चीजों को बेसिकली यहाँ पे टैकल करेंगे, एक फैक्ट्री का खर्चा और एक फैक्ट्री के बाहर का खर्चा। तो ये जो प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी बोला जाता है ना। तो जितनी भी जितने भी खर्चे मैंने फैक्ट्री के अंदर किए,
जो भी खर्चा किया, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी मसला पता क्या आता है, आमतौर पे बच्चा क्या ले रहा होता है प्रोडक्शन कॉस्ट को, तो भाई जो प्रोडक्ट बनाने में खर्चा होगा, हाँ हाँ ठीक है प्रोडक्ट बनाने में होगा, लेकिन प्रोडक्ट बनाने में कौन कौन लोग शामिल है बेसिकली वो भी देखना पड़ेगा। तो हमने दो बातें करनी है, एक फैक्ट्री के अंदर की, एक फैक्ट्री के बाहर की। तो फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चे होंगे, जिस भी किस्म के खर्चे होंगे, उसको हमने क्या कहना है कि ये मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब इसमें क्या क्या खर्चे आ जाते हैं, अब उसके अंदर क्या खर्चा आएगा, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं मटेरियल का खर्चा, जो लेबर्स पे काम कर रही है उसका खर्चा, फिर उस फैक्ट्री के अंदर अगर मैंने कोई कैंटीन बना रखी है और कैंटीन वाला क्या करता है, मेरे वर्कर्स को खाना देता है या चाय देता है, तो कैंटीन का खर्चा भी फैक्ट्री कॉस्ट है। फिर एक चीज आएगी स्टोर। अच्छा, दो तरह के लफ्ज इस्तेमाल होंगे, कभी स्टोर का वर्ड आएगा, कभी वेयर हाउस का वर्ड आएगा, इसके ऊपर भी हमने ध्यान। स्टोर की जब भी बात आएगी तो स्टोर जो होता है वो ऐसी जगह है जहां पे मैं रॉ मटेरियल अपने पास रखता हूं। या भी मैंने क्या रखना है अपने पास, रॉ मटेरियल रखना है। तो रॉ मटेरियल आमतौर पे कहाँ रखा जाएगा, रॉ मटेरियल आमतौर पे फैक्ट्री के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल मैंने कहाँ रखना है, फैक्ट्री में रखना है। वेयर हाउस में क्या रखा जाता है, फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे फिनिश गुड्स रखी जाती है, फिनिश गुड्स क्या आ जाएंगी आउटसाइड द फैक्ट्री, क्योंकि वो आउटलेट्स पे अवेलेबल है, तो वो आउटसाइड द फैक्ट्री आनी चाहिए। लेकिन अब उसको हमने आउटसाइड द फैक्ट्री कॉस्ट करना है। तो हमने क्या कहा, फैक्ट्री के अंदर के जो भी खर्चे वो प्रोडक्शन कॉस्ट, और फैक्ट्री के बाहर के जो भी खर्चे वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब वो किसी किस्म का भी खर्चा आ रहा है, हमने उसको क्या कंसीडर करना है, फैक्ट्री कॉस्ट कंसीडर करना है। चाहे फिर वो इन्वेंट्री जो स्टोर है, स्टोर का खर्चा है, या स्टोर कीपर का खर्चा है, या इवन जो फैक्ट्री के अंदर गार्ड बैठा हुआ है जो फैक्ट्री की हिफाजत कर रहा है, अब प्रोडक्ट तो नहीं बना रहा, लेकिन स्टिल इट्स अ प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को हमने एक चीज से कर दिया, जोड़ लिया कि भाई फैक्ट्री के अंदर के जो भी, ताकि हमें आसानी रहे। ठीक है, हम चीजें ना भूलें, हमें कॉन्सेप्ट जहन में रहे। तो हमने कॉन्सेप्ट अगर जहन में रखना है तो हमने एक चीज याद रखनी है कि फैक्ट्री के अंदर जितने भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बना देंगे। दैट्स इट। ठीक हो गई ना बात। और फैक्ट्री के बाद के जो भी खर्चे होंगे, फैक्ट्री के बाद कौन से खर्चे होंगे, जब फिनिश गुड्स बन जाएगी, फिनिश गुड्स बनने के बाद वो चीज फैक्ट्री से बाहर निकल जाएगी। अब वो जैसे ही फैक्ट्री से बाहर निकल जाएगी तो फैक्ट्री के बाहर के जो भी खर्चे होंगे वो सारे के सारे नॉन प्रोडक्ट। ये वाली बातें क्लियर हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला। और आप भी बता दें बेटा, आपको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने कहा कि प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया, पढ़ भी लेते हैं जरा इसको। कहता है प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, इट इज द कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स और प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने तक मैं जो भी खर्चे कर रहा हूँ आसपास के, वो फैक्ट्री के अंदर के जो भी खर्चे हैं वो सारे मैंने किसके अंदर डाल देने हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर डाल देने। अच्छा, और नॉन प्रोडक्शन में क्या आएगा, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर टू दोस कॉस्ट इनकर्ड आउटसाइड द फैक्ट्री और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। These areas are not needed in transforming the raw material into finished goods. For example, of non-production are selling cost. सेल कब करते हैं, जब प्रोडक्ट बन जाता है, तो प्रोडक्ट बन के कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, तो फिर उसके बाद वो बिक्री के लिए जाता है, तो सेलिंग कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कौन सी होती है, जो बेसिकली जनरल ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस जो होता है, हेड ऑफिस जो होता है, जो हर चीज को चला रहा होता है, हर एक को क्या दे रहा है, कि सैलरी से प्रोवाइड कर रहा है, जो छोटे मोटे काम है उनको देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कि कौन से काम कैसे होने चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट है, हायरिंग है, फायरिंग हो गई है,
कोई सारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट होगी, तो ये भी आमतौर पर फैक्ट्री के बाहर होती है, हेड ऑफिस में फैक्ट्री की। फिर होती है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट क्या है कि भाई मैंने प्रोडक्ट बना लिया, डिफरेंट आउटलेट्स में मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है या कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब मैंने ये चीजें करनी है तो ये क्या कहलाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कहलाएगी, और ये भी फैक्ट्री के बाहर चल रहा होता है। मार्केटिंग फैक्ट्री के बाहर होती है, फिर लोगों ने खरीदना है प्रोडक्ट। और फाइनेंस कॉस्ट क्या है कि मैंने किसी से लोन लिया है, बैंक से लोन ले लिया है, उसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो बैंक को फैक्ट्री से बाहर बैठा हुआ है, उनको बारों बारी में क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पे आउट कर रहा हूँ। तो ये तमाम चीजें मेरी किसमें करता होगी, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। ठीक है, अब जरा इसके ऊपर एक क्वेश्चन निकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, complete the following table by classifying each expense correctly। तो हमने इसके ऊपर बात करनी है और सही आंसर हमने बताना है। अब बताना क्या है कि ये प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं। ओवरऑल फॉर मशीन वर्कर्स प्रोडक्शन कॉस्ट है या नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। वेरी गुड, ये हमारी क्या आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रिंटर कार्टेजेस इन जर्नल ऑफिस प्रोडक्शन है नॉन प्रोडक्शन है। ठीक है जी, नॉन प्रोडक्शन आ गया। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, ठीक है जी, प्रोडक्शन है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि फैक्ट्री का बंदा है, फैक्ट्री का सुपरवाइजर है। सैलरी ऑफ पेरोल सुपरवाइजर, ठीक, सैलरी ऑफ पेरोल सुपरवाइजर इज नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, नॉन प्रोडक्शन, ये नॉन प्रोडक्शन के अंदर आता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो पेरोल बनानी होती है वो हेड ऑफिस बनाता है, तो हेड ऑफिस जो होता है वो फैक्ट्री के बाहर होता है, तो इसलिए हम इसको नॉन प्रोडक्शन के तौर पर। नेक्स्ट आ गया, रेंट ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स रेडी फॉर सेल, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, नॉन प्रोडक्शन। ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस मैंने कहा था फैक्ट्री के बाहर होगा, अभी हमने ऊपर बात की है। अगर ऊपर जाएं तो ये देखो, ये वेयर हाउस में लेकर, वेयर हाउस में फिनिश गुड्स रखे जाते हैं। ठीक है, और फिनिश गुड्स जब रखे जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये आउटसाइड द फैक्ट्री बने है। ठीक है, इसमें कोई मतलब। फिर क्या गया, लोन इंटरेस्ट, लोन इंटरेस्ट नॉन प्रोडक्शन है, बिल्कुल ठीक है। प्रोडक्शन आ गया, सैलरी ऑफ फैक्ट्री सिक्योरिटी, प्रोडक्शन उस्मान, बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्शन है, वेरी गुड। उम्मीद है यहाँ तक बातें क्लियर। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा। क्वेश्चन टू को हमने कह दिया, हमने प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन की तो बात कर ली, प्रोडक्शन है कि नॉन प्रोडक्शन है। अब मैं नॉन प्रोडक्शन वालों से पूछता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रिंटर कार्टेजेस इन जनरल ऑफिस है, नॉन प्रोडक्शन तो है, नॉन प्रोडक्शन में किसका पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का है, डिस्ट्रीब्यूशन का है, सेलिंग का है, किसका पार्ट है। तो 5 चीजें पढ़ी हैं। ये देखो, ये बताओ, ये हमारे पास 5 चीजें हैं, अब मुझे इन 5 चीजों में बताना है किसका पार्ट है। वेरी, तो ये प्रिंटर कार्टेजेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, ठीक है। पेरोल सुपरवाइजर, पेरोल सुपरवाइजर किसका पार्ट है, बिल्कुल ठीक है, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, वेरी गुड। फिर हमारे पास क्या आ गया, रेंट ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स रेडी फॉर सेल, वेयर हाउस कॉस्ट, सेलिंग नहीं कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे वेयर हाउस में रेडी फॉर सेल है, तो यहाँ से मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है,
तो यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, उसको बेचने के लिए खर्चा, क्योंकि वहां पे मैंने बेचना नहीं है। कभी भी आप देखोगे तो वेयर हाउस के अंदर चीजें सेल होती है वहां से जाके। अगर ये फैक्ट्री आउटलेट होती फिर मैं इसको कह सकता था यस फैक्ट्री आउटलेट इज योर सेलिंग, लेकिन यहाँ से भी चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी देन, तो यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में देखिए ज्यादा सूटेबल होगा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक होगी बात। फिर हमारे पास आ गया लोन इंटरेस्ट। लोन इंटरेस्ट क्या होगा? वेरी गुड, फाइनेंस कॉस्ट, परफेक्ट। मेरे यहाँ तक बातें क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फिर से वही बात करेंगे, प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट फॉर कस्टमर्स हु पे अर्ली, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन? प्रोडक्शन, ठीक है। नॉन प्रोडक्शन में कौन सा पार्ट बनेगा? नॉन प्रोडक्शन में सेलिंग कॉस्ट, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन भी है, यस इट्स अ सेलिंग। ठीक है, सैलरी ऑफ चेयरमैन पीए, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन? नॉन प्रोडक्शन। नॉन प्रोडक्शन में कौन सी कॉस्ट बनेगी? एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी गुड। ठीक है, तो रोड टैक्स लाइसेंस फॉर डिलीवरी व्हीकल, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन? नॉन प्रोडक्शन में कौन से पार्ट? नॉन प्रोडक्शन में सेलिंग नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के, जो डिलीवरी व्हीकल्स का काम है चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। फिर आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन? नॉन प्रोडक्शन है, वेरी गुड। नॉन प्रोडक्शन में किसका पार्ट बनेगा? फाइनेंस कॉस्ट बनेगी, वेरी गुड। फिर आ गया सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन की कमीशन है, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन? ठीक है, नॉन प्रोडक्शन में कौन सा? बिल्कुल ठीक है, ये सेलिंग कॉस्ट, वेरी गुड। कमीशन जो है वो सेल करने के लिए देते हैं, यस सेलिंग कॉस्ट। फिर हमारे पास आ गया क्लासिफिकेशन बाय नेचर। अब नेचर के हवाले से बात करेंगे कि क्या होना चाहिए। तो नेचर दो तरह की होती है, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। अब इसको बहुत ध्यान से समझो। डायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट होने के लिए दो शर्तें पूरी करनी है, दो शर्तें पूरी करनी है। एक, वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व प्रोडक्शन। दूसरा, कॉस्ट पर यूनिट can be measured accurately. कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली मेजर भी होनी चाहिए, ये दो चीजें। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली मेजर होने का मतलब पता है कैसे भी, उसका वेरिएबल कॉस्ट होना जरूरी है।
शुड बी अ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्ट बन रहा है तो वो खर्चा हो रहा है, अगर वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो वो खर्चा नहीं। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोडक्ट बने या ना बने वो खर्चा होना ही होना है, उसके ऊपर हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो हमने क्या कहा कि दो शर्तें जो हैं वो हमने पूरी करनी है इसको डायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट होने के लिए। ठीक है, एक तो वो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए और एक कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली वैल्यूएबल होनी चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी पूरी हैं तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो फिर मैं उसको बोलूंगा कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, लाइक पढ़ के लेते हैं जरा। डायरेक्ट कॉस्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट दैट कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड विद एक्यूरेसी टू अ स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो ये एक पर यूनिट एक्यूरेटली मेजर होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करने को इसके अंदर कि हमने कहा जी, मैं फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये पेन है। ठीक है, ये पेन मैं बनाता हूँ, मेरा ये पेन बनाने का काम है, मैं लैपटॉप के पेन से। ठीक है, अब लैपटॉप के पेन में जो मटेरियल लगेगा, ठीक है, मुझे पता है कितने का मटेरियल लगेगा, इसके अंदर कितने का मटेरियल लगने वाला है। और ये प्रोडक्ट बनाने में डायरेक्टली लग रहा है मटेरियल, तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल है कि भाई एक पेन बनाने में टोटल मेरा मटेरियल कितना पाएगा। ठीक है, तो हमने कहा भाई ये डायरेक्ट कॉस्ट। फिर हमने कहा हमारे पास एसी है, एसी हमें दिख रहा है। ठीक है, एसी में दिख रहा है और एसी के अंदर जो है एसी के ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, एक कुछ पे लगी है, मुझे पता लग रहा है कि नहीं एक एसी बनाने में कितना प्लास्टिक लगेगा, कितनी क्या चीजें लगेगी, एक्यूरेटली वेरिएबल। तो डायरेक्ट इन्वॉल्व प्रोडक्शन में और कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली वेरिएबल की है। यस, वी कैन से कि ये मेरी डायरेक्ट। लेकिन अब उस एसी के अंदर ना कई जगह पेज लगे हुए, माने कितने लगे? प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। क्या मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि कितने पेज लगेंगे या कितने रुपए के पेज लगे होंगे? वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन एक बहुत छोटे छोटे पेज जगह 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 लगे होते हैं। तो हम एक्यूरेटली नहीं मेजर कर सकते कि मैंने एग्जैक्टली कितने पेज लगा। ठीक है, तो ऐसी कॉस्ट या बहुत ही माइनर कॉस्ट हो तो उसको हम कंसीडर करते हैं। तो हमने कहा कि वैसे तो ये डायरेक्ट कॉस्ट भी है प्रोडक्शन में, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट भी है, लेकिन ये पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल है। फिर दूसरा, हो सकता है मैंने कई जगह ग्लू लगाई, तो ग्लू लगाई है तो ग्लू मैंने कितने की लगाई है मुझे पता है नहीं पता। मैंने तो ग्लू निकाली, ग्लू खा के लगा दी, कितने रुपए की लगी? ठीक है, तो प्रोडक्शन को तो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया वो, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल नहीं है। तो जिसकी वजह से हमने उसको भी कह दिया कि भाई नहीं, आप भी हमारे जो है डायरेक्ट कॉस्ट के सुनने में नहीं आते हैं, हम आपको भी डायरेक्ट कॉस्ट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, फिर लेबर। अच्छा, लेबर का एक जनरल रूल है, ये हमेशा यही रूल चलेगा, ये लेबर का जनरल रूल है कि पाकिस्तानी वाला रूल नहीं लगाना। ठीक है ना, पाकिस्तानी रूल से हट के ही चलता है। ठीक है, लेबर जो होती है ना, लेबर को असूलन जो पैसे पे किए जाते हैं वो पर आर पे किए जाते हैं या पर यूनिट पे किए जाते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानियों का क्या असूल है कि भाई इसको सैलरी पे लग। तो इंटरनेशनल रूल है ना लेबर से काम कराने का, वो क्या है? जिसे दिहाड़ीदार मजदूर कहते हैं, लेबर हमारे लिए दिहाड़ीदार मजदूर है, तो हमने दिहाड़ीदार मजदूर ही कंसिडर करना है। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है कि लेबर या तो उसको पर आर पे किया जाता है या पर यूनिट पे किया जाता है, उसकी फिक्स सैलरी नहीं होती। अगर कोई फिक्स सैलरी आ जाए तो वो अपने असूल से परे चीज आ रही है। जो जनरल रूल है
वो ये है कि हमने लेबर को या तो पर आवर पे करना है या पर यूनिट पे करना है अपनी लिए। ठीक है, तो ये बात बेशक लिख लें, आपने जाके आपको याद रहे नोट्स पे लिख लिया करें, जो बातें कर रहा होता है उनको साथ में proof करते हो। तो हमने क्या कहा कि बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट में फिर तीन चीजें आएंगी, कौन कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीन चीजें आएंगी। डायरेक्ट मटेरियल आएगा, डायरेक्ट लेबर आएगी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएगा। डायरेक्ट मटेरियल में हमने कहा जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, कॉस्ट पे यूनिट एक्टिविटी वेरिएबल होगी। लेबर भी इसी तरह होगी, लेबर वो वाली जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अब यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट वही है जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अब वो कैंटीन वाला बंदा नहीं आएगा डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, क्योंकि कैंटीन वाला प्रोडक्ट नहीं बना रहा। अब तमाम वो लोग आएंगे जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिर्फ उन्होंने ही इसमें काउंट करना है। तो जो मेरा प्रोडक्ट बना रहा है बंदा, उसको मैं दे दूं, ठीक है। अब यानी कि ना वो स्टोर वाला बंदा आएगा डायरेक्ट कॉस्ट में, ना वो जो बाहर बैठा गार्ड था वो आएगा, ना वो जो कैंटीन वाला बंदा बैठा है वो आएगा, ना सुपरवाइजर आएगा जो सुपरवाइज कर रहा है। क्यों? क्योंकि सुपरवाइजर का काम है सुपरवाइज करना। तो वो प्रोडक्ट खुद नहीं बना रहा। तो डायरेक्ट कॉस्ट में सिर्फ वो वाली लेबर ऐड होगी जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। हाँ, लेकिन जब मैं प्रोडक्शन कॉस्ट की तरफ जाऊंगा तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में मैं फिर वो कैंटीन वाला भी देख रहा हूँ, वो स्टोर वाला भी देख रहा हूँ, वो जो गार्ड बाहर बैठा है मैं उसको भी देख, तो वहां पे सारे कंसिडर होंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है आमतौर पे, जनरली कम चीजें आती है, ठीक है, लेकिन मेन चीज जो आती है वो आती है रॉयल्टी। लाइक अगर मैं किसी का नाम इस्तेमाल करूं, जैसे मैं जोंग की फ्रेंचाइज ले लेता हूँ और मैं जोंग के लिए काम करता हूँ, तो जोंग क्या करेगा, मेरे से पर कस्टमर एक स्पेसिफिक परसेंटेज चार्ज करेगा कि आप जितने रुपए की सेल्स करोगे या जितने रुपए कमाओगे उसमें से 10% मुझे दोगे। तो वो भी कब कब दोगे, जब कोई पैसा आएगा, कस्टमर के आने पे उसको पे करना है। तो दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस, कि आपने उसका नाम, उसकी रॉयल्टी खरीदी है और उसके बदले उसको आप क्या करते हो, पे करते हो। तो वो भी पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल है। अच्छा जी, मैंने एक बंदे को 100 रुपए का सामान बेचा तो उसमें 10% देना है, तो 10 रुपए उसके लिए, ये पर यूनिट एक्यूरेटली वेरिएबल है। और उसका नाम इस्तेमाल करता है इसलिए कस्टमर मेरे पास आया था। तो डायरेक्टली गवर्नमेंट प्रोटेक्शन कह लो या डायरेक्टली गवर्नमेंट सर्विसेज कह लो। ये वाली बात क्लियर, इसमें कोई मसला? तो इनडायरेक्ट क्या हो गया, इन दोनों में से कोई एक भी शर्त ना पूरी हुई तो वो इनडायरेक्ट में काउंट कर, ठीक है। अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में तब भी वो इनडायरेक्ट है, और अगर कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली मेजरेबल नहीं है तो भी वो इनडायरेक्ट है। तो आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं तो फिक्स कॉस्ट अगर कहीं आ गई, तो फिक्स कॉस्ट को तो हमेशा याद रखना कि हमेशा ही इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कभी भी हमारा डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बन सकता। ठीक है? तो हमने क्या कहा कि फिक्स कॉस्ट ऑलवेज इनडायरेक्ट, फिक्स कॉस्ट ऑलवेज। फिर अब जरा थोड़ा सा मैं इसको और जो है हम ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ हम इसकी जाने लगी, ठीक है, तो हम इसको ज्यादा और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमने कहा कि एक होती है प्रोडक्शन का, हमें लिंक करने लगा चाहिए, ठीक है। एक हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट, और एक होती है हमारे पास नॉन प्रोडक्शन। अच्छा, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट तो सारी की सारी क्या है, इनडायरेक्ट। ये तो याद रखो, ये सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट।
ये हमेशा इनडायरेक्ट ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑलवेज इनडायरेक्ट, और सॉरी नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट के दो हिस्से होंगे, प्रोडक्शन में दो हिस्से होंगे, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि नॉन प्रोडक्शन तो फैक्ट्री बाहर का खर्चा है, तो ये तो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता, तो ये तो सीधा सीधा इनडायरेक्ट। अब प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सी थी, जो फैक्ट्री के अंदर के खर्चे थे। फैक्ट्री के अंदर के खर्चे को तो उस समय मैंने डिवाइड कर दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से लोग जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है या सर्विस को डायरेक्टली देने में इन्वॉल्व है, वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट बनेगी। ठीक है, और डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरह इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनको इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम एक और नाम देते हैं, वो क्या होता है, जो प्रोडक्शन वाली है उसको बोलते हैं ओवरहेड्स। तो ये वाले क्या हो गए, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तो इनको प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह सकते हैं। और इनडायरेक्ट वालों को हम नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह सकते हैं। तो ये फर्दर कैटेगराइज करती है। और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या क्या चीजें आ गई थी, वही वाली सेलिंग, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया हमारे फाइनेंस, कॉस्ट और क्या थी, सेलिंग हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, फाइनेंस हो गया हमारे पास, और पास क्या था, मार्केटिंग। हमारे पास क्या थी, मार्केटिंग। ठीक है, तो ये हमारी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स में हम इसको काउंट करते हैं। इसमें कोई मसला, इसमें मुझे बताओ, डायरेक्ट कॉस्ट में और इनडायरेक्ट कॉस्ट में, ये जो मैंने आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन की है इसके बारे में, क्लियर है। तो क्लियर है, मुझे क्या कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ठीक है रिप्लाई है सर, चलो ठीक है। नहीं जी, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलती है। वैसे तो एमसीक्यू टेस्ट होने नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन जस्ट फॉर द प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए सवाल करेंगे। ठीक है, तो आते हैं जरा और इसके ऊपर बात करते हैं। Which of the following be classed as indirect labor? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप इनडायरेक्ट लेबर के तौर पे कंसीडर करेंगे। ऑप्शन ए assembly workers, ऑप्शन बी स्टोर असिस्टेंट इन अ फैक्ट्री स्टोर, ऑप्शन सी plasterers in a building company, and option D an audit clerk in an accountancy firm. No, D is the wrong answer. D जवाब गलत है। स्टोर असिस्टेंट इन फैक्ट्री ऑफिस, वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने डिस्कस भी कर लिया। देखो असेंबली वर्कर्स तो प्रोडक्ट को असेंबल कर रहे हैं, तो डायरेक्ट लेबर के तौर पे आएंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली काम कर रहे हैं। ठीक है, प्लास्टर्स इन बिल्डिंग कंपनी, तो उनका काम ही यही है कि बिल्डिंग के ऊपर जो है पेंट करना, जो वो चीजें करना, तो यस वो भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि बिल्डिंग कंपनी तो बनाती बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग बनाने में जो पेंट कर रही है तो डायरेक्टली। एन ऑडिट क्लर्क इन एन अकाउंटेंसी फर्म, अकाउंटेंसी फर्म का काम ही ऑडिट करना है, तो ऑडिट का जो क्लर्क होगा वो तो डायरेक्ट लेबर के तौर पे काउंट होगा, क्योंकि वो तो उसकी डायरेक्ट जॉब है, उसका काम ही यही है करना, तो वो तो उसी में कंसीडर होगा। तो स्टोर असिस्टेंट जो है वो सिर्फ असिस्ट कर रहा है फैक्ट्री को, तो प्रोडक्ट नहीं बना। यस, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एक वो इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5,
डायरेक्ट कॉस्ट, इनमें से कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट? चार ऑप्शन दिए हुए, बताएं कि कौन सा करेक्ट होगा। तसल्ली से पढ़ना सवाल, कोई जल्दी नहीं है। एक ने कहा बी। जी उस्मान भाई आप बताएं। कौन सी चीज, कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन? साथ में यार ट्राई कर सकते हैं, जवाब आप भी बता दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो obvious सी बात है, आपने भी पिछला कंसेप्ट नहीं लिया, तो जब ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप उसको लास्ट में सुनिएगा। ठीक है, तो उसका मैं क्या कंसेप्ट कोशिश किया करेंगे टाइम पर आते क्या करके हम सारे कंसेप्ट ये इस बात ने बताया है डी, और इंसान ने बताया ए। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब रीजन भी सुनो, डायरेक्ट कॉस्ट कौन? तो ऑप्शन ए में कह रहा था कॉस्ट व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ कॉस्ट सेंटर, यानी कि डिपार्टमेंट की कॉस्ट आइडेंटिफाई होगी बट नॉट अ सिंगल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। तो नहीं नहीं भाई, हमने कहा कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली मेजर होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए तो टोटली गलत है। फिर ऑप्शन बी था कॉस्ट व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर, पर यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं और टोटल भी बता सकते हैं। तो और की वजह से ये गलत हो गया। अगर एंड होता ना, कॉस्ट व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड विद अ सिंगल कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर, तब ठीक। अब और की वजह से कि या तो डिपार्टमेंट की कॉस्ट पूरी बताई हुई हो या पर यूनिट बताई हुई हो, तो पर यूनिट बताई हो फिर तो है वो डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन अगर टोटल सिर्फ बता रखी है तो और पर यूनिट में आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, फिर तो वो डायरेक्ट कॉस्ट है ही नहीं। तो इसलिए ये और की वजह से सिर्फ सिर्फ एक लफ्ज की वजह से ये जो है जवाब गलत है। तो ऑप्शन बी सिर्फ इस वजह से। और ऑप्शन सी था कॉस्ट व्हिच कैन बी एट्रिब्यूटेड टू एन अकाउंटिंग पीरियड, पूरे अकाउंटिंग पीरियड की कॉस्ट नहीं भाई, मुझे तो पर यूनिट चाहिए थी, तब हम उसको डायरेक्ट कॉस्ट कह सकते थे। तो वही पीछे की हुआ होगा तो ठीक है। चलिए आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले तो मुझे बताना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और फिर कैटेगरी को करें, दो चीजों के बारे में करेंगे। सबसे पहला, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन सुपरवाइजर सैलरी डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट? इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि सुपरवाइजर प्रोडक्ट डायरेक्टली नहीं बनाता, सुपरवाइजर से चीजें सुपरवाइज करता है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ठीक है, कि वो प्रोडक्ट खुद नहीं बना रहा, वो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने वाले को सुपरवाइज करना है। ठीक है, कैटेगरी ऑफ ओवरहेड क्या बनेगी इसकी? हाँ जी, ओवरहेड की कौन सी टाइप बनेगी? अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है। नहीं, हाँ अभी ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया इस चीज को। बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और प्रोडक्शन ओवरहेड्स के अंदर ये आता था। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया था, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको मैं कंसीडर करूंगा इनडायरेक्ट। कैटेगरी ऑफ ओवरहेड क्या बनेगी? इनडायरेक्ट लेबर, या प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कह सकते हैं। कहीं प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा हो सकता है, तो असल में ये होगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और प्रोडक्शन ओवरहेड्स में किसका पार्ट बनेगा? इनडायरेक्ट लेबर का पार्ट बनेगा। क्योंकि बात, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा, इसमें प्रोडक्शन और प्रोडक्शन नहीं बताना था बेटा, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है।
कोशिश हम इसमें करेंगे। अच्छा, नंबर 2, अकाउंट मैनेजर सैलरी डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अच्छा, ठीक है, इनडायरेक्ट है। फिर अगला सवाल, प्रोडक्शन ओवरहेड है या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है? नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है, बिल्कुल ठीक है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा। और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड की कौन सी कैटेगरी में जाएगा? वेरी गुड, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी पेंस डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट? ठीक है, डायरेक्ट है तो डायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्शन है, नॉन प्रोडक्शन है? अगला सवाल, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है, ठीक है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड की कौन सी कैटेगरी बनेगी? गुड, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट ये। फिर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है? क्योंकि ये प्लांट जो है मेरा प्रोडक्ट बना रहा होता है। अच्छा, उसके डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। अच्छा, इसकी वजह से रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों ये इनडायरेक्ट है? कि देखो, प्लांट तो हमारा क्या होता है, बात ठीक है, तुम लोग की इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन प्लांट तो वो चीज है जिससे मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ। जब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो फिर ये क्यों इनडायरेक्ट कॉस्ट है? इसके बारे में कोई एक्सप्लेन कर सकता है थोड़ा बहुत? एनीवन? वेरी गुड, ठीक है, फिक्स होती है, सही। तो दूसरी क्या कर सकते हैं हम, एक तो फिक्स कॉस्ट है ये, ठीक है, दूसरा क्या है, वो जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंट एस्टिमेट, नॉट एन एक्यूरेट वैल्यू। तो हमने दो शर्तें लगाई थी, हमने कहा था ये एक्यूरेटली मेजरेबल भी होना चाहिए, तो ये एक्यूरेटली मेजरेबल भी नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड? एक का जवाब आया अभी तक, तो आ गया थर्ड वन भाई, प्रोडक्शन है, नॉन प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन है। तो इट्स अ प्रोडक्शन ओवरहेड, क्योंकि ये प्लांट की जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये तो फैक्ट्री के अंदर खड़ा होगा प्लांट, तो इसकी डेप्रिसिएशन हो रही है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड है। प्रोडक्शन ओवरहेड में किसका पार्ट बनेगा? प्रोडक्शन ओवरहेड्स को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है, इंडायरेक्ट मटेरियल, इंडायरेक्ट लेबर, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी गुड, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, ठीक है, सही है। फिर आ गया वेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर्कर, डायरेक्ट कॉस्ट है। अच्छा, बाकी दो भी बताओ। डायरेक्ट, ठीक रह गया, सात, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट। कैटेगरी ऑफ ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड या नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड? वाह वाह वाह, सदके तुम्हारे, सदके सारों के। तो मैं ग्लव्स कहता हूँ तो इसमें वो नहीं लेना, पर्सनली लेना है, ठीक है, वैसे मैं कहता हूँ ये कुत्ते तो पढ़े लिखे जाए लोग की करते हो, किसी की करते हो, वो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड होती ही नहीं है।
इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड बोलते हैं। तो ओवरहेड्स तो हो ही नहीं सकते डायरेक्ट कॉस्ट कभी। एप्लीकेबल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट कभी ओवरहेड होती ही नहीं है। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है उसी को हम ओवरहेड बोलते हैं। अक्लमंदो, चलो कोई बात नहीं, कह रहा है ऐसा ऐसा। बेटा हमने तो यहाँ पे कैटेगरी ऑफ ओवरहेड को, तो कैटेगरी ऑफ ओवरहेड तो है ही नहीं, हमने सवाल पढ़ना है। यही चीज हमने पेपर में भी ध्यान में रखनी है कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है। ऊपर लिखा हुआ है कैटेगरी ऑफ ओवरहेड बताएं, तो जब कैटेगरी ऑफ ओवरहेड है ही नहीं तो क्या बताऊं, कुछ नहीं बताना, डायरेक्ट लेबर भी लिखोगे तो गलत हो जाएगा, कहेगा ये क्या करते, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमने सवाल को, तो फिर कोई मसला नहीं, अभी नया नया है, सीख रहे हैं। तो मुझे एक चीज बतानी है यार आप लोगों को, कि आप में से कि आप सारे पहली पहली बार ही पढ़ रहे हो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर पहले पढ़ चुका हूँ, ये मुझे एक चीज बोला। ठीक है, सही है। बाकी दोनों भी बता दो यार। मान भाई और साथ भाई, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ी, फर्स्ट टाइम में, ठीक है। मान है, अच्छा, ये ठीक है, ठीक है। पेपर दे चुके हो वैसे? चलो ठीक। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, हम इसको पढ़ते हैं। Classify the given cost to appropriate cost category. Please tick in each row to the column with appropriate cost category. हमने appropriate cost category define। साथ भाई, अगर आपने पहले दो लेक्चर नहीं लिए तो लेक्चर 1 में तो सिर्फ मैंने कोर्स प्लान डिस्कस किया था, ठीक है। और लेक्चर 2 में जो है किया था, तो एक ही लेक्चर अभी तक हमारा हुआ है पढ़ने के लिहाज से, और उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपने जो है कॉन्टेक्ट करना है एडमिनिस्ट्रेशन से, वो आपको जो है लेक्चर अवेलेबल कर देंगे। और आई थिंक मैं कहता यूट्यूब के चैनल पर भी इनके अभी फिलहाल अपलोड किए हैं दोनों लेक्चर्स, ठीक है। तो आप वहां से अटेंड कर सकते हैं। तो आपका मिस हुआ है वो बेसिकली मिस नहीं हुआ है, आप उसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सवाल की तरफ आगे वापस, क्वेश्चन नंबर 7, क्लासिफाई द गिवन कॉस्ट टू द अप्रोप्रिएट कॉस्ट कैटेगरी। हमें टिक करना है कि कौन सी अप्रोप्रिएट कैटेगरी रहेगी। नंबर 1, स्मॉल अमाउंट ऑफ आइसिंग शुगर स्प्रिंकल्ड ऑन सम ऑफ द केक्स। जी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या नॉन प्रोडक्शन। बाकी बताएं दोनों। डायरेक्ट, हाँ, माजरत के साथ इनडायरेक्ट में जाएगा, क्यों? प्रोडक्शन में डायरेक्ट इन्वॉल्व जरूर है, लेकिन हमने कितनी शुगर डाली क्या एक्यूरेटली मेजरेबल है। हमने तो जो छिड़का लगाया ना, स्प्रिंकल्ड की छिड़काव, कितने का छिड़काव किया भाई, बताओ। क्या, और वैसे भी ये बहुत छोटी अमाउंट है, ठीक है। तो ये जो हम एग्जैक्टली जिसको मेजर नहीं कर पाएंगे तो उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर 2, wages of the factory supervisor। अच्छा, एक का इनडायरेक्ट लेबर, सेकंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट क्या, इनडायरेक्ट में हमारा मटेरियल भी है, लेबर भी है, एक्सपेंसेस भी है।
पूरा बताना है। एकदम हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। यस, इनडायरेक्ट लेबर, वेरी गुड। वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर जो है इनडायरेक्ट लेबर में काउंट होगी, क्योंकि ये मेरी लेबर है, इससे मैं काम करवाता हूँ। ये तो सुपरवाइजर भी मेरी लेबर ही है, नौकरी करता है मेरे पास। ठीक है, तो इनडायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट, व्हीकल रेंटल कॉस्ट ऑफ अ डिलीवरी वैन। जी, के नॉन सेक्शन ओवर डिग्री का बाकी 2000। ठीक है, तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड की कैटेगरी में डालेंगे। एग्स, एक ने क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट, ठीक है। एग्स हमारे डायरेक्ट मटेरियल के अंदर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, वेजेस ऑफ द पर्सन हु पैक्स द ब्रेड एट द एंड ऑफ द प्रोडक्शन लाइन। एक ने कहा जी इनडायरेक्ट लेबर। और कोई डायरेक्ट लेबर नहीं है, ये डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि वेजेस है। पहली चीज समझना जरूरी है, वेजेस और सैलरीज। वेजेस होती है मजदूरी, तो मजदूरी तो वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगी, तो जितना काम करूंगा उतनी मजदूरी मिलेगी। और दूसरा, ये कौन है, पैकिंग वाले हैं, जो प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, तो भाई ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्ट के ऊपर, उसकी फिनिशिंग करने के अंदर। तो ये फिनिशिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, असेंबल एक किस्म का कर रहे होते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट पर्पस पे काउंट करेंगे। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या पैकिंग की हद तक कर रहे हैं, तो जब पैक होगा तभी ये आगे जाएगा। ठीक है? तो इसको हमने डायरेक्ट पेपर पे काउंट किया। नेक्स्ट, ऑफिसर्स, ऑफिस मैनेजर्स वेजेस। एक ने कहा है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स। आपकी क्या कह रहे हैं इसके ऊपर, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन कर दिया। आगे चलते, बिजनेस रेट्स बिल्स फॉर द बेकरी, यानी कि टैक्सेस बेसिकली गवर्नमेंट के, वो हम किसके अंदर काउंट करेंगे, बेकरी के जो टैक्सेस पे हैं। जी, टेक्निकली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और नहीं, नॉन प्रोडक्शन में किसको काउंट करेंगे, इट्स अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये ठीक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस की लेवल 90 या लेवल। ओके होगी बात। फिर हमारा आ गया लास्ट में, the cost of one of machine setup for a specific customers order।
कि एक कस्टमर के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर पे हमने एक मशीन सेटअप की है जो सिर्फ कस्टमर के प्रोडक्ट बनाएगी, और जैसे ही उस कस्टमर के प्रोडक्ट बन जाएंगे तो मैं वो चीज वापस करके आ जाऊंगा। तो एक किस्म की मैंने वो चीज रेंट पे ले आया उसे। वो खर्चा मैंने किया से कुछ कस्टमर की वजह से नहीं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से लग रहा है। तो और कॉस्ट पर यूनिट एक्यूरेटली वेरिएबल है, और मशीन भी, मशीन लेकर आए तो मशीन का तो प्रोडक्ट बनाना ही है, तो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी है, और कॉस्ट भी एग्जैक्टली वेरिएबल है। ठीक है, क्योंकि स्पेसिफिक कस्टमर के लिए हम लेकर आए हैं, तो जितना भी रेंट पे करेंगे, जितने यूनिट उससे बनाएंगे, पर यूनिट एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे कि हमें एक यूनिट पे तकरीबन कितना पड़ेगा। तो इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। तो सिर्फ उसके सुपरमैन की वजह से एक चीज ऐड कर दो अपने नोट्स के अंदर, कि जब कोई स्पेसिफिक कस्टमर का ऑर्डर आता है तो उस कस्टमर के लिए जो जो मुझे खर्चे करने पड़ेंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट करेंगे, क्योंकि उस कस्टमर की वजह से ही खर्चे कर, दैट इज डायरेक्टली in line with the customer specifications of customer order. ये वाली बातें क्लियर हैं? इस सवाल में किसी को किसी किस्म का कोई मसला? ठीक है फिर। अभी हमारा पहला हफ्ता है, तो पहले हफ्ते जरा मैं गाड़ी तेज नहीं चला रहा हूँ। अभी हम पहले दूसरे गियर में चलाएंगे, ठीक है, ताकि हमारी गाड़ी उलट ना जाए। ठीक है ना? तो गाड़ी को हमने आहिस्ता आहिस्ता चलाना है, और आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलना है। अभी आप इतना हजम करें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 3 डिफरेंट कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपने इसके तरफ फोकस करना है और इनको रिवाइज करना है। स्टिल उसके बाद क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्या मुझे आप मैसेज करेंगे? इंशाल्लाह भाई। बेटा ग्रुप में मैंने नोट सेंड किए हुए हैं। आई थिंक आप लेट ऐड हुए हो तो आप मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, अगर आप लेट ऐड हुए हैं तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह भाई। अगले लेक्चर में कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए भाई, बस।